Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 4th of November 2020। तो 4 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। So the first question is basically tropical cyclones do not form over equator. This is because तो tropical equator के ऊपर क्यों tropical cyclones form नहीं करते हैं? Options are: first is equator is a zone of wind convergence. Second is the temperature over equator is too high. Third is there is no front over equator. तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉट फॉर्मिंग ओवर इक्वेटर? ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू लेटराइट सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेटराइट सॉइल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको बताने इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट। वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट इनमें से किसने पब्लिश की है? ऑप्शंस आर: ए ग्रीन पीस इंटरनेशनल, बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, थर्ड इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, या डी नन ऑफ द अबव। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पॉज करके आप आंसर करिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर ऑल्सो। मैं आपको आंसर्स बता दूं। पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते हैं? देखो, इक्वेटर इज अ जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस, पहला स्टेटमेंट है, गलत है। द टेम्परेचर ओवर इक्वेटर इज टू हाई, ये ऑप्शन भी नहीं है, क्यों नहीं बनते। थर्ड, देर आर नो फ्रंट्स ओवर इक्वेटर, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो 0 नियर 0 होता है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स 0 होने के कारण एक्चुअली नहीं बनते हैं, ना कि इन रीजंस के कारण। फ्रंट्स भी नहीं होते, लेकिन वो कोई रीजन नहीं कि क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो क्वेश्चन था लेटराइट सॉइल के रिगार्डिंग, द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है, दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। और तीसरा वर्ल्ड रिस्क फिल्टर रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF उसको निकालता है। आंसर्स देखो, मैंने एक एक करके तीनों के एक्सप्लेन भी किए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म ओवर इक्वेटर बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स बीइंग 0। ओके, कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर, एंड इक्वेटर जो है विंड ऑफ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ही होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। तो ऑप्शन हो सकता है कई बार सही भी हो, लेकिन कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो इक्वेटर जोन ऑफ विंड कन्वर्जेंस जरूर होता है, लेकिन वो रीजन नहीं होता है। एंड टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, ये भी सही बात है। एंड फ्रंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन वो कोई रीजन नहीं है। हमने पूछा था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ना बनने की रीजन क्या है, तो वो एक्चुअली नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि रीजन एक्चुअली ये है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल था जो लेटराइट सॉइल के ऊपर, तो लेटराइट सॉइल जो है प्रोबेबली वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी हैवी होता है। उसके बाद लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि आपका जो सॉइल है उसके सारे जो मिनरल्स हैं वो डिजोल्व होकर के नीचे चले आते हैं। लीचिंग की प्रोसेस कहलाती है ये, ठीक है ना। एंड इसी प्रोसेस से आपका जो एल्यूमिनियम होता है वो प्रिडोमिनेटली बनता है। एल्यूमिनियम जो बनता है वो बॉक्साइट की ओर से निकलता है, ये तो सब आपको पता ही होगा कि बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम। एंड ये जो होता है ये लेटराइटिक प्रोसेस यानी लीचिंग की प्रोसेस से ही बनता है ना। एंड दिस सॉइल इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर एंड लाइम कंटेंट। तो ऑर्गेनिक मैटर एंड लाइम कंटेंट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अगला जो सवाल था कि वर्ल्ड वाटर रिस्क इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड वाटर रिस्क रिपोर्ट किसने निकाली है? तो अभी इसमें रिपोर्ट आई कि 100 में से 33 जो कंट्री है, निकली 33 सिटीज जो हैं 100 में से, वो इंडिया में है जिनमें वाटर रिस्क है, वाटर लूज होने का रिस्क है। एंड ये रिपोर्ट निकलती है को फाउंडेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट हेल्प्स इवेल्युएट द सीवियरिटी ऑफ रिस्क places faced by graphically illustrating various factors that can contribute to water risk। तो इस रिपोर्ट में वाटर रिस्क से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। रिलीज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, याद रखिएगा, ऑनलाइन टूल है ये। एंड मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इनका नाम भी इस लिस्ट में है। जयपुर हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज फॉलोड बाय इंदौर एंड थाने। तो इंदौर, थाने, जयपुर, मुंबई, कलकत्ता एंड दिल्ली, these are the places in list
है ना, एंड चाइना अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिटीज, तो हाफ ऑफ द सिटीज वर फ्रॉम चाइना। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव स्टार्टेड द सीसैट सीरीज ऑल्सो, सीसैट कोर्स हमने स्टार्ट किया है। 18 नवंबर से उसकी क्लासेस शुरू होंगी, बट रजिस्ट्रेशन इज ओपन, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट सीसैट कोर्स, है ना, जल्दी जल्दी आप रजिस्टर कर सकते हैं उस कोर्स के लिए। एंड दोज हु हैव रजिस्टर्ड दे विल बी सून बी गेटिंग ए इंटायर डे वाइज प्लान, हम डे वाइज प्लान डिवाइस करने की कोशिश करें, सो दैट कि आपको पता रहेगी किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, क्या वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है ना। डिटेल्ड सिलेबस विल बी अपलोडेड, डिटेल्ड सिलेबस विल बी अपलोडेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। एंड दिस विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज। उसके बाद आप लगभग जो मैथमेटिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 60 to 70% ऑफ द सीसैट पेपर जो है वो इसी पार्ट से बनता है। सो वी विल बी कंप्लीटिंग एवरीथिंग इन द सीसैट कोर्स, तो आप सीसैट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। मैप ऑफ द डे में जो आज हम मैप देखेंगे, आई थिंक इसमें मैप दिखा नहीं है, लेकिन जो मैप मैंने सोचा था दिखाने के लिए वो आपको था कि आई विल बी शोइंग यू द मैप ऑफ लिबिया। सो लेट मी वंस रिफ्रेश इट ऑल्सो, ओके, रिफ्रेश कर लें दो मेरे को ताकि अपन ये मैप अच्छे से देख सके। लेट मी रिफ्रेश वंस, ओके। सो वी विल बी सीइंग द मैप ऑफ लिबिया। लेट्स सी वंस कि इट इज देयर और नॉट। कई बार क्या होता है, लोड नहीं करती। यस, नाउ इट इज लोडेड। सो let's see the map of Libya today. We will be discussing in detail the things about Libya, political, physical और उसका physical दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले लीबिया में जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है लीबिया और उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये टूनिशिया दिख रहा है, दिस पार्ट इज टूनिशिया। एंड देन उसके बाद अल्जीरिया इज अ कंट्री, अल्जीरिया भी है। देन नाइजर इज अ कंट्री, ये ऐसे अफ्रीका वाले रीजन में लीबिया आता है, इट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर टूनिशिया, फिर अल्जीरिया, देन नाइजर, यू कैन सी नाइजर, देन चैड इज ऑल्सो देयर, देन सूडान इज देयर, सूडान के ऊपर इजिप्ट इज देयर। दीज आर द कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विद लीबिया, टूनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, दीज आर द कंट्रीज, ठीक है ना। अब यहाँ वाटर बॉडीज के नाम पे दो वाटर बॉडी देखो, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, उसके नीचे गल्फ ऑफ सर्टे, ओके, मेडिटेरेनियन सी एंड गल्फ ऑफ सर्टे, तो दीज आर द प्लेसेस, दीज आर द वाटर बॉडीज देयर। कैपिटल इसकी है ट्रिपोली, तो दिस इज द टॉप मोस्ट पोर्शन, ट्रिपोली सबसे ऊपर नदर्न मोस्ट में है ट्रिपोली, तो वो उसकी कैपिटल है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ फिजिकल भी है, सवाड़ा माउंटेन, जैसे सावड़ा माउंटेन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उबारी सैंड सी इज ऑल्सो देयर। देन मुर्जुक सैंड सी इज देयर, तो सैंड सी बहुत फॉर्म होते हैं, तो मुर्जुक सैंड सी, उबारी सैंड सी और रिबियाना सैंड सी इज ऑल्सो, एंड ग्रेट सैंड सी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेट सैंड सी, मुर्जुक सैंड सी, उबारी सैंड सी कहाँ पर है, तो वो लीबिया में है। देन रिबियाना सैंड सी इज ऑल्सो इन लीबिया। कैपिटल ट्रिपोली मैंने आपको बता ही दिया है, कैपिटल ट्रिपोली है। और बेंघाजी, देखो द प्लेस बेंघाजी, मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ना बेंघाजी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन लिबिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आपसे पूछ सकता है, कई बार नाम भी पूछ सकता है ना, तो ट्रिपोली पूछ सकता है या सेभना पूछ सकता है, सेभा पूछ सकता है, सेभा इज ऑल्सो इन योर लिबिया ओनली, ठीक है ना। टजेरबो, तुमू, तिबेस्ती, दीज आर ऑल देयर लोकेटेड इन लिबिया। तो ये जो था ये पॉलिटिकल मैप था, कुछ फिजिकल लोकेशंस भी मैंने आपको बता दी। फिर से देख लो दूसरा मैप में, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, उसके ऊपर ये बॉर्डर, ये आपके कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। गल्फ ऑफ सर्टे वाटर बॉडी है, ट्रिपोली कैपिटल है, ओके। अब यहाँ पे देखिए नफूसाह प्लेट्यू, सबसे ऊपर जो ट्रिपोली के नीचे वाला रीजन है ये नफूसाह प्लेट्यू, दिस इज अ प्लेट्यू रीजन लोकेटेड इन द लिबिया, है ना, नफूसाह प्लेट्यू। देन ट्रिपोलिटैनिया भी आपका है। सहारा डेजर्ट पासेस थ्रू दिस लिबिया, सहारा डेजर्ट आपका ये लिबिया में कंस्टिट्यूट करता है, देखो दिख रहा होगा। एंड लिबियन डेजर्ट, उसके नीचे लिबियन डेजर्ट। तिबेस्ती जो था वो टिबेस्ती माउंटेन्स आर देयर, जैसे यहाँ पे कि आपका पिक बेटी है, पिक बेटी पीक है वहां पे, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा। देन साइरेनाइका है आपको, जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन में साइरेनाइका दिख रहा होगा, साइरेनाइका, तो दिस इज ऑल्सो देयर इन लिबिया ओनली। तो लिबिया मैंने क्यों लिया है, बेसिकली क्यों लिबिया को इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी एक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया का कंपैरिजन लिबिया से किया जा रहा है, ठीक है ना। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग आई है, जो उसके पॉइंट्स आए हैं, वो लिबिया के अप्रोक्सीमेटली बराबर आए हैं। Therefore I took the map of Libya and उसमें मैंने आपको चीज़ें दिखाई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
नफूसा है, ट्रिपेलोटेनिया, या आपका साइरेनाइका, देन लिबियन डेजर्ट, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या और न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करने। सो लेट्स मूव अहेड। अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉज हैव बिल्ट इन सेफगार्ड्स। अब यहाँ पे मनोज सिन्हा जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो उनका ये कहना है कि जो अमेंडेड लैंड लॉज है, अब सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड लॉज क्या अमेंड किए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लैंड लॉज अमेंड करके ये प्रोविजन लाया गया है कि जब बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी लैंड ले सकते हैं। एक वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा, है ना, एंड कॉप्स कमांडर के ऊपर के रैंक का अगर कोई आर्मी ऑफिसर है तो वो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए लैंड को कन्वर्ट कर सकता है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स को कन्वर्ट के कोई भी बाय कर सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस से भी बाय कर सकता है। अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड करना है कन्वर्ट, तो उसको आपको फिर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट विल गिव द परमिशन फॉर दैट, है ना। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन मनोज सिन्हा का ये कहना है कि अमेंडमेंट जो है दे हैव द प्रोविजंस। सबसे पहली बात तो द फिलिप इज ऑन मेकिंग, जो यूटी है उसको एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पुश देना है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जम्मू एंड कश्मीर जो था आज तक इस डेवलपमेंट से थोड़ा अछूता रह गया था, थोड़ा दूर था, जो कि अब इस गवर्नमेंट ने फोकस किया है टू डेवलप द इंडस्ट्रियल रीजन्स देयर, इंडस्ट्रियल टेरिटरी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचेंगी, तो देयरफॉर इट विल हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इन अ मच बेटर वे, ठीक है ना। अब ऑथर का ये कहना है, यहाँ पे मनोज सिन्हा का कहना है कि जो सेफगार्ड्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन को, जो पहाड़ी रीजन्स हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं, उनको जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं, सेम सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ऐसा नहीं होगा वहाँ पे कि एग्रीकल्चरल लैंड पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में या इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं होगी। उसके अंदर एक बिल्ट इन क्लॉज है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऐसा मनोज सिन्हा का कहना है कि बिल्ट इन क्लॉज है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड पूरा का पूरा लैंड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इट विल बी डाइवर्टेड फॉर दैट पर्पस, तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए पूरा का पूरा लैंड, दिस विल नॉट हैपन। आगे मूव करते हैं। मर्करी डिप्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आईएमडी में डिक्लेयर कोल्ड वेव। तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच गया है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसको कोल्ड वेव डिक्लेयर करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आईएमडी की, अगर आपसे कभी वेबसाइट मिनिस्ट्री पूछ ले, अगर आईएमडी की मिनिस्ट्री पूछ ले तो कई लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, तो इसको याद रखना थोड़ा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार कल मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देख रहा था एंड वहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे ऑप्शंस सेट किए थे उन्होंने, तो आईएमडी साइंस एंड टेक के अंदर भी लग सकता है आपको, ये भी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर लगता है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर रहता है। एंड हीट वेव, कोल्ड वेव, ये सब डिक्लेयर करने का काम इसका है ना, तो ये भी देख लेना। आपके लिए क्वेश्चन ये कि आप मुझे बता दें आईएमडी कब बना था, है ना, आईएमडी कब बना था और कैसी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, तो ये सब आप अगर बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर साइड। सॉरी, तो क्या लिखा है, हैड नो इंटेंशंस ऑफ हर्टिंग सेंटिमेंट सेज खुदाई खिदमतगार ऑन नमाज इशू। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा खुदाई खिदमतगार के बारे में। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या है, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, जिसका मतलब होता है वॉलंटियर सर्वेंट्स। ये पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट है, पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट है। ये इसका जो एक्टिविज्म है वो स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश राज में, कॉलोनियल इंडिया के ब्रिटिश राज में स्टार्ट हुआ था। एंड इट वाज बेस्ड इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि खैबर पख्तूनबा पाकिस्तान में भी कहलाता ना, एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनबा पाकिस्तान में, उस वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले रीजन में। खुदाई खिदमतगार का लिटरल मीनिंग होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वॉलंटियर सर्वेंट्स। प्रिडोमिनेंटली पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट है, पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको सुर्ख पोश या रेड शर्ट्स या रेड ड्रेस्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को सुर्ख पोश, रेड शर्ट्स या रेड ड्रेस्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। मैंने वहां से खुदाई खिदमतगार के बारे में बताना जरूरी समझा आपको, क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था भाई खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान या बादशाह खान या सरहदी गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी इंग्लिश में बोला जाए तो कहते हैं, तो ही वॉज नोन एज बच्चा खान, बादशाह खान या सरहदी गांधी। कई बार आपसे एपिथेट्स में पूछ लेगा कि हु इज नोन एज द बच्चा खान, हु इज नोन एज बादशाह खान या सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी जिसको बोला जाता है, किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज नोन एज बच्चा खान, बादशाह खान और सरहदी गांधी। एंड इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था सुर्ख पोश मूवमेंट या रेड शर्ट्स मूवमेंट, रेड ड्रेस्ड मूवमेंट कहते हैं इसे।
खुदाई खिदमतगार। ओरिजिनली जब ये बना था तब सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना था और इसका फोकस था एजुकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ब्लड फ्लूड्स। ओके, तो जो एलिमिनेशन ब्लड फ्लूड्स चल रहे थे वहां पे, है ना, उनको दूर करना था, खत्म करना था और एजुकेशन पे फोकस करना था। अंजुम इस्लाह अफगानिया, अफगीना इसको बोलते हैं, यानी कि रिफॉर्मेशन ऑफ अफगान्स और पश्तून्स। ओके, ये इसका बेसिक एम था। इनका जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, वॉलंटियर सर्वेंट्स होते हैं। प्रीडोमिनेंटली पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में स्टार्ट हुआ था। सुर्ख पोश मूवमेंट, रेड शर्ट्स मूवमेंट या रेड ड्रेस मूवमेंट भी कहा जाता है। इनका मेन फोकस था जब ये बने थे तो एलिमिनेशन ऑफ ब्लड फ्यूड्स एंड फोकसिंग ऑन एजुकेशन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान, बच्चा खान, बादशाह खान या सरहदी गांधी इनको कहा जाता है, यानी कि आपका फ्रंटियर गांधी। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। फ्रेजाइल फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रेजाइल फ्रेंच रिपब्लिक। सबसे पहली बात तो अभी वहां पे जो अटैक हुआ था सैमुअल पैटी के ऊपर, जो टीचर थे सैमुअल पैटी, जिनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये पूरा इशू शुरू हुआ दोबारा से। सॉरी, उनकी जो हत्या हुई थी वो चेचन रिफ्यूजी, जिस लड़के ने की, अटैकर था 18 ईयर ओल्ड, ही वाज अ चेचन रिफ्यूजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको चेचन के बारे में बताता हूं, तो मैंने लिखा भी है अबाउट चेचन। द वर्ड वाज यूज्ड इन द लीड एडिटोरियल ऑफ द हिंदू टुडे। तो चेचन एंड इंगुश, दो तरीके के लोग होते हैं, चेचन एंड इंगुश। दे आर कलेक्टिवली नोन एज वायनाक। इनको वायनाक भी कहा जाता है, यानी कि अवर पीपल। चेचन भाषा में इनका मतलब होता है अवर पीपल। तो चेचन और इंगुश ये दोनों ही जो होते हैं ये वायनाक कहलाते हैं। एंड सिंस द 1930s एंड दे आर नोन एज नाकची। इसके पहले उनको नाकची बोलते थे, नाकची। ओके, नाकची। अब ये बेसिकली जो रहते हैं ये चेचन रिपब्लिक एक सब डिवीजन है रशियन फेडरेशन का। रशियन फेडरेशन के अंदर चेचन रिपब्लिक है, वहां रहते हैं, इस कारण से इनको चेचन कहा जाता है। दे आर प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स एंड देयर ओरिजिन इज इन नॉर्थ कॉकेसस। तो नॉर्थ कॉकेसस में इनका ओरिजिन है, प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन है। रशियन फेडरेशन में एक जगह है चेचन रिपब्लिक, वहां का सब डिवीजन है, वहां पर ये लाई करते हैं। थोड़ा सा आपको ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया, चेचन नाम आया था इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूं। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने फ्रांस में जो ये अटैक हुआ, चार्ली हेब्डो का पहले 2015 में भी अटैक हो चुका है, टेररिस्ट अटैक हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक कैरिकेचर दिखाया था जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को शोकेस किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। अब ऑथर ने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल्स के बारे में, स्कूल्स का इंपॉर्टेंस बताया है ना। स्कूल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि टू डाइवर्सिफाई द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इतनी डाइवर्सिफाइड उसको यूनिफाई करना, टू यूनिफाई द डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। द बेसिक एम ऑफ द स्कूल्स देयर इज टू यूनिफाई द डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। बहुत बड़ा काम है क्योंकि फ्रांस में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, जैसा इंडिया में रह रही है ना बहुत सारी कम्युनिटी, वैसे फ्रांस में भी रह रही हैं और बहुत लोगों को उन्होंने शरण दी है। बहुत सारे वहां पे इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, ये सारे लोग वहां पे गए हुए हैं एंड दे आर लिविंग देयर, ठीक है ना। In the late 19th and 20th centuries, state school teachers were responsible for converting young people in rural France away from the heavy hand of Catholic dogma. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्कूल्स ने वहाँ पे, जो वहाँ पे कैथलिक डोगमा के हाथों में जो लोग थे, फंसे हुए थे, रूरल मास स्पेशली, उसको वहाँ से उन्होंने दूर किया, उनको रिस्पॉन्सिबल किया, उनको कन्वर्ट किया एक तरीके से टूवर्ड इन अ बेटर वे। दे कन्वर्टेड देम इन अ बेटर वे, जो कि वहाँ पे पूरा कैथलिक डॉगमास के अंदर फंस गए थे। And they spearheaded the efforts to educate and civilize the indigenous people of France. तो बेसिकली स्कूल्स का ही रोल रहा है कि वहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस लोग हैं, उनको एजुकेट करना, उनको सिविलाइज करना, फ्रांस कॉलोनीज में जो रह रहे हैं वहाँ के लोगों को सिविलाइज करना, ये सारी चीजें उन्होंने की है स्कूल्स ने। इन द रिसेंट डिकेड्स teachers have been charged with trying to integrate France myriad ethnic minority communities. फ्रांस की स्कूल्स का ही रोल रहा है कि उन्होंने इतनी सारी जो myriad of ethnic minority communities वहां पे रह रही हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम किया, उनको यूनिफाई करने का काम किया इस डाइवर्स पॉपुलेशन को, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे जो सबसे अधिक फोकस किया इस आर्टिकल में वो है लाइसाइट का कंसेप्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विल शो यू, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइसाइट। देखो ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो फ्रांस का आपका सेक्युलरिज्म है उसको लाइसाइट बोलते हैं। देखो लिखा है ना लाइसाइट, तो दिस इज द सेक्युलरिज्म मॉडल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का सेक्युलरिज्म मॉडल बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया से जैसे बहुत डिफरेंट है। इंडिया में आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में भी है,
लेकिन यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम है कि आप उसके सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, सारी चीजें जैसे शोकेस कर सकते हैं, पर फ्रांस में आप इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइसाइट और सेक्युलरिज्म कंसेप्ट इन फ्रांस। मैंने पूरी नोट्स लिखी है कंसेप्ट ऑफ लाइसाइट और सेक्युलरिज्म इन फ्रांस। सो द प्रिंसिपल ऑफ लाइसाइट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू अ नंबर ऑफ पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू वो लाइसाइट या सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट इज लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एनी रिलीजन। French government is legally prohibited from recognizing any religion except for legacy statutes like those of the military chaplains or the local law of Ls Moselle। तो local statutes या केवल legacy statutes को छोड़ दो अगर, तो French government is legally prohibited from recognizing any religion। दूसरी चीज, इट रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, रिलीजियन को ये नहीं मानता है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्ट करता है या रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। यहां पे देखो, according to formal legal criteria that do not address religion doctrine, whether the sole purpose of the organization is to organize religious activities, और दूसरा वेदर द ऑर्गेनाइजेशन डिसरप्ट्स द पब्लिक ऑर्डर। तो कुछ चीजें चेक की जाती हैं, उसके बाद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप वहां पे सिंबल्स को वियर नहीं कर सकते, जैसे कि जो भी एक प्रॉपर रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको आप वियर करके, उनको शोकेस करके नहीं रह सकते हो। दिस इज अ थिंग दैट फ्रेंच गवर्नमेंट डज। लाइसाइट के कंसेप्ट के अंतर्गत ही आता है कि वो प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम मेकिंग एनी रिलीजियस रिमार्क। ना वहां के पॉलिटिकल लीडर्स कोई रिलीजियस रिमार्क करते हैं, उनको प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन वो वहां के लीडर्स कभी भी कोई रिलीजियस रिमार्क नहीं करेंगे। एंड अगली चीज है कि वहां के लोगों को भी ये बेसिकली कहा जाता है कि आप किसी भी तरीके के रिलीजियस जो मार्क्स है, आप सिंबल्स पहन करके या इस तरीके से आप ना चलें। सो दैट इज द थिंग। अब ऑथर ने फ्रांस की तारीफ भी की क्योंकि फ्रांस इज द कंट्री जहां से सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जहां से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आता है, जो कि बेसिक है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आका फ्रांस से ही आता है, ठीक है ना। Now traditionally the teachers have seen लाइसाइट as a progressive idea। तो उन्होंने लाइसाइट को जो है वो प्रोग्रेसिव आइडिया की तरह देखा है। बट आज जो फ्रांस है, वहां पे फ्रांस में ये सारी चीजें बेसिकली एक निगेटिव कॉनोटेशन के रूप में यूज की जाती हैं। लेट मी टेल यू किस तरीके से निगेटिव कॉनोटेशन के रूप में यूज की जाती हैं। तो ऑथर ने कहा कि फ्रांस ने की जो कुछ एक्टिविटीज जैसे कि डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जब हुई अफ्रीका में 1950s एंड 60s में, इट ब्रॉट द प्रॉब्लम ऑफ इस्लाम इनटू शार्प फोकस। तो जहां वहां से फिर इस्लाम की प्रॉब्लम जो थी यहाँ पे वो शार्प फोकस में आई एज पर दी ऑथर। उसके बाद द फ्रेंच ट्राइड एंड फेल्ड टू मैनेज द मुस्लिम्स इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। तो वहां पे फिर इनका जो मैनेजमेंट था फ्रांस का वो सही नहीं था। दे फेल्ड टू मैनेज द मुस्लिम पॉपुलेशन देयर। Subsequently, France was the site of violence that spilled over the Algerian civil war। उसके बाद उन्होंने जब मिसबैलेंस हुआ, वहां पे मिसमैच हुआ और सही से मैनेज नहीं कर पाए, तो अल्जीरियन सिविल वॉर शुरू हो गया 1990s में। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ठीक है ना। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने बताया ना लाइसाइट के कंसेप्ट के अंतर्गत उन्होंने बोला कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, जैसे यू विल नॉट वियर हिजाब इन द स्टेट स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। आप हिजाब नहीं पहन सकते पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में नहीं पहन सकते। ऑफन स्पर्ड ओनली बाय अ फार राइट पार्टी कमिटेड टू द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ इमिग्रेंट्स एंड मुस्लिम्स। तो वहां पे स्टिग्मेटाइजेशन भी शुरू हो गया इमिग्रेंट्स का, मुस्लिम्स का, ठीक है ना। सो दीज फैक्टर्स हार्डेंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ इस्लाम एंड लाइसाइट। तो यहां से फिर लाइसाइट के अगेंस्ट जो एक एटीट्यूड था वो थोड़ा हार्ड हो गया, है ना। एंड ये सारी चीजें स्टार्ट होने लगी। तो फ्रांस इसलिए टारगेट बन गया फिर जो इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लामिस्ट वायलेंस है, उसका फिर ये एक सेंटर बन गया जहां के बाद बहुत सारे अटैक हुए, फ्रांस में बहुत सारे अटैक हुए, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। अब ऑथर ने ये बोला है कि दो स्ट्रेटजीज से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। टू वेज ऑफ मैनेजिंग दिस। पहली तो ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज कैसे कि आप एक्नॉलेज कर लो कि लाइसाइट अलोन कैन नॉट फिक्स द कंट्री सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। देखो पहली चीज ये कि आप कॉम्प्रोमाइज करो एंड आप ये समझ लो कि लाइसाइट अलोन कैन नॉट फिक्स द कंट्री सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और रिकॉग्नाइज कर लो कि फ्रांस में भी दूसरी चीजों की जरूरत है, और जिस तरीके से मतलब कि बाकी जगह फ्रीडम का कंसेप्ट है वैसा लाओ। दूसरी चीज आप क्या करो कि और ज्यादा डबल डाउन कर दो फ्रेंच वैल्यूज को, मतलब कि जैसे लाइसाइट कंसेप्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ये मेथड इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा यूज किया जा रहा है। तो डबलिंग डाउन ऑफ द वैल्यूज, उन्होंने और ज्यादा इसका फेवर किया है ना। उन्होंने लाइसाइट का इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दिया।
एंड ही इज डिनाउंसिंग ऑल दोज हु आर सीइंग लाइसाइट एज अ थ्रेट। ठीक है ना, तो वही ऑथर ने बोला कि दोनों मेथड्स थे, दोनों में से आप कोई भी स्ट्रैटेजी चुन सकते हो, लेकिन ऑथर ने कहा कि जो मिस्टर मैक्रोन की स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा रिस्की है। रिस्की क्यों है? सबसे पहली बात, इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड टू एलिसिट अ हॉस्टाइल रिस्पॉन्स फ्रॉम द लीडर्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। जो लीडर्स है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के, जैसे कि हमने देखा है इंडोनेशिया से और टर्की से कितना ज्यादा हमको इनको रिटेलिएशन झेलने को मिल रहा है। तो मेनी ऑफ these problems will arise once they start doing all these things। जब ये स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी और इनके अगेंस्ट, बेसिकली कहना चाहिए, इनके अगेंस्ट एक रिटेलिएशन स्टार्ट होगा। वही चीज ऑथर ने यहाँ बोली। तो ये पूरा जो आर्टिकल था ये लाइसाइट के ऊपर था एंड लाइसाइट के कंसेप्ट पे था, सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट पे था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और जो एक ऑथर ने वही कहा कि जो एक एंटी मुस्लिम वो है हिस्टीरिया है, उसको भी कम करने की जरूरत है, और जो इतना सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस, ये भी कम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों पार्टीज ही कहीं ना कहीं गलत है। ऑथर का कहना है कि दोनों पार्टीज ही कहीं ना कहीं गलत है एंड लाइसाइट के कंसेप्ट को भी थोड़ा डाउन करने की जरूरत है। और वहीं पे जो एक थ्रेट फेस कर रहा है वर्ल्ड, जो दूसरी थ्रेट को फेस कर रहा है, उसको भी कम करने की जरूरत है। एंड इतना टची या सेंसिटिव होना भी गलत है ना, कि आप फ्रीडम को ही ना समझे। दूसरा जो आर्टिकल है वह है हिटिंग द फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है, लेट मी टेल यू, ये देखो सबसे पहली चीज तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के पीछे फॉसिल फ्यूल्स का जो ये प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो थर्मल कंपनीज होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स का जो ये करती हैं, निकालती हैं, उनका यूज करती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। और ऑथर ने यहाँ पे डिमांड की है कि इनको डाइवेस्ट करने की जरूरत है। देखो डाइवेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने एसेट को कम करते जा रहे हो, कुछ पार्ट आपने सेल कर दिया, जो आप इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डाइवेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट करना फॉसिल फ्यूल्स में मतलब कि और ज्यादा पैसा लगाना, उस गतिविधि को और ज्यादा बढ़ाना। डाइवेस्टमेंट करना मतलब कि उसको और ज्यादा कम करना। ठीक है ना, तो ये ऑथर ने बोला है। अब ऑथर ने सबसे पहले इंडिया का स्टेटस बताया कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में वो बहुत कम है। Even in terms of annual flows, the country's contribution is less than 2 tons of CO2 per capita। 2 टन ऑफ CO2 पर कैपिटा से भी कम हमारा कंट्रीब्यूशन है। But policymakers should take note that the cost of production and storage of renewables all falling precipitously, and we therefore need to be poised to make just a transition away from the coal in the near future। तो ऑथर ने वही कहा कि देखो लेकिन अभी बहुत कम है, लेकिन नियर फ्यूचर में कभी ना कभी तो हमको कहना चाहिए कि एक ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा फ्रॉम द कोल, है ना। हम हमेशा कोल से ही या थर्मल पावर को ही तो यूज नहीं कर सकते। सो वी विल हैव टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस कोल फ्यूल, और दूसरे फ्यूल्स की तरफ हमको सब्सटीट्यूट यूज करने पड़ेंगे। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉम्प्लेक्स and necessarily involve many sectors and activities including the land restoration, local jobs and timely transfer of storage technologies for renewable energy। तो इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, मतलब कि ऑथर एक तरीके से बता रहा है कि क्या क्या चीजें लगती हैं अगर आपको ट्रांजिशन बनाना है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स या कोल बेस्ड फ्यूल टू द नॉन फॉसिल फ्यूल। मतलब यहाँ पे लैंड रिस्टोरेशन भी करना पड़ता है, लोकल जॉब्स, जो थर्मल प्लांट में लोकल जॉब्स इन्वॉल्व है उनको किस तरीके से आप ट्रांजिशन कराओगे, एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगी फॉर, देखो रिन्यूएबल एनर्जी करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, है ना, वो क्या क्या लगेंगी। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क हो गया, 350.org हो गया, गो फॉसिल फ्री हो गया, पीपल एंड प्लैनेट हो गया, यूथ प्रोटेस्टर्स हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एंड कमिटेड पीपल हैव बीन अंडरटेकिंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ड्राइव्स फॉर डाइवेस्टमेंट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंपनीज। तो उन्होंने बहुत सारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए हैं, ये लोग ने एफर्ट्स की है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे एक शिफ्ट करने की जरूरत है, फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। एंड डाइवेस्टमेंट जो प्रोसेस होती है बाय विच मनी पुट इनटू द स्टॉक्स एंड बॉन्ड ऑफ सर्टेन कंपनीज इज विथड्रॉन। जैसा मैंने कहा कि अपने इन्वेस्टमेंट को कम करना, तो जो आपने मनी लगा करके रखी थी उसको निकालना है, उसको कम करना आपका डाइवेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट को अगर आप कम कर रहे हो तो वो डाइवेस्टमेंट कहलाता है। तो ऑथर ने वही कहा कि डाइवेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो फॉसिल फ्यूल की कंपनीज है उनको डाइवेस्ट करने की जरूरत है, एंड तभी जाकर के कहना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कुछ इंपैक्ट है वो कम हो पाएगा। ठीक है ना। द डाइवेस्टमेंट ऑपरेशंस टारगेटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो जो इन्वेस्टमेंट फंड्स उनको कम अगर आप कर दोगे तो कहीं ना कहीं डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस होगी।
विड्रॉल फ्रॉम इन्वेस्टिंग हैज बीन पार्शियल, मतलब कहना चाहिए कि विड्रॉल जो हुआ है इन्वेस्टमेंट से, मतलब कि ये जो डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस है बहुत पार्शियल हुई है फॉर द फॉसिल फ्यूल्स। और ऑथर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब अगर आप डाइवेस्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को आप नुकसान पहुंचाओगे। आई एम सॉरी थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो बीच बीच में खांसी आ जाती है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। What drew media attention recently was that Goldman Sachs announced that it would, among other things, no longer finance new oil drilling in Arctic National Wildlife Refuge। तो ऑथर ने कहा कि अब कुछ कंपनीज जो बड़े नाम थे उन्होंने भी डाइवेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि गोल्डमैन सैश ने अनाउंस किया इट वुड नो लॉन्गर फाइनेंस न्यू ऑयल ड्रिलिंग को ये फाइनेंस नहीं करेगा विच वॉज टेकिंग प्लेस इन द आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। ओके, तो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में जो ऑयल ड्रिलिंग थी उससे गोल्डमैन सैक्स ने मना कर दिया कि दे विल नॉट बी डूइंग एनी ड्रिलिंग देयर, दे विल नॉट बी फाइनेंसिंग एनी प्रोजेक्ट ऑफ ड्रिलिंग देयर। According to the 2020 report Banking on Climate Change by the Rainforest Action Network, तो Rainforest Action Network ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था बैंकिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। बैंकिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने ये बोला है कि पेरिस क्लाइमेट डील में तो आपने बोला कि 2% से कम, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हम टेम्परेचर रखेंगे, लेकिन फिर भी बैंक्स जो हैं वो आपका फाइनेंस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, वो फाइनेंस कर रहे हैं जो भी इस तरीके की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये चीज ऑथर ने बोली कि ये मिस अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से आप बोलते हैं कि टेम्परेचर राइज को रोकना है, एक तरफ आप बोलते हैं कि आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है, वहीं दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आपके बैंक्स क्या कर रहे हैं, आपके बैंक्स उन्हीं को पैसा दे रहे हैं, है ना। तो ऑथर ने कहा कि मिस अलाइनमेंट हो गया है, बेसिकली देयर इज अ मिस अलाइनमेंट ऑफ दिस वर्क, एंड जो दोनों के गोल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं और बैंकिंग सेक्टर के जो गोल्स हैं वो अलाइन नहीं हो रहे, वो मैच नहीं हो रहे, वो दोनों के दोनों हो रहे। तो ऑथर ने कहा कि अब जो है इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है, बैंक्स किस तरीके से, जो बैंक्स का फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है उसको भी देखने की जरूरत है कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज को फाइनेंस ना करें। तो ऑथर ने वही कहा कि बहुत सारे ग्रुप्स जैसे रॉकफेलर फैमिली ने एक बैंक FWD बनाया है, इट एम्स टू परसुएड मेजर बैंक्स टू फेज आउट फाइनेंसिंग फॉर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। तो बेसिकली डाइवेस्टमेंट के लिए ही ये ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है रॉकफेलर फैमिली का ग्रुप है बैंक FWD, जो कि मेन एम जिसका ये है कि परसुएड करना मेजर बैंक्स को टू फेज आउट फाइनेंसिंग फॉर फॉसिल फ्यूल्स की फाइनेंसिंग को खत्म करना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज एकेडमिया एंड द फ्री विल। नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ऑथर ने आर्टिकल लिखा सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 29 जुलाई को रिलीज की गई थी। इस पॉलिसी में एजुकेशनल सिस्टम को ओवरहॉल करने के बारे में कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया को, और जो SDG 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए किया गया है। इसका जो एम है बेसिकली टू रेज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, उसको इंक्रीज करना, एंड जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना। एकेडमिक कम्युनिटी अभी भी डिबेट कर रही है कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि जो एक की डिसअपॉइंटमेंट है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम में वो है एकेडमिक फ्रीडम। ऑथर ने कहा जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम में वो है एकेडमिक फ्रीडम। तो इंडिया का जो स्कोर रहा है इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में, द इंडियाज स्कोर इन इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा कम रहा है। तो उसका स्कोर रहा है 0.352, इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 0.352 रहा है, विच इज क्लोजली फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड लिबिया। इट इज क्लोजली फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड लिबिया। तो वही चीज है कि इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्कोर रहा है 0.352, विच वॉज नियर अबाउट लिबिया एंड सऊदी अरेबिया। अब ऑथर ने कहा है कि देखो AFI यानी कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है उसके साथ एक रिपोर्ट आई जिसने कि ये डिस्कस किया कि किस तरीके से पॉलिटिकल और बहुत सारे अलग अलग इंटरफेरेंस होता है इन द नॉर्मल स्कूल करिकुलम। जो स्कूल यूनिवर्सिटी करिकुलम है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिकल भी, और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है आपका इसको इस तरीके का भी, ठीक है ना। तो इन सच अ सिनेरियो इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखने की जरूरत है कि क्या वो इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को इनहेंस कर रहा है, एकेडमिक फ्रीडम को इनहेंस कर रहा है कि नहीं। तो ऑथर ने कहा कि अगर हम
आपका नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसा बोलती हैं, ज़रूर बोलती हैं कि उन्होंने बोला कि फैकल्टी को फ्रीडम टू डिज़ाइन देयर ओन करिकुलम, फ्रीडम दी जाएगी टू डिज़ाइन देयर ओन करिकुलम एंड पेडागोगिकल अप्रोचेस। उसके अलावा मटेरियल सिलेक्शन में, टेक्स्ट बुक्स में, इसमें उनको फ्रीडम दी जाएगी। असाइनमेंट असेसमेंट में उनको फ्रीडम दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बनाया जाएगा विच विल बी अ मेरिट बेस्ड एंड पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग ग्रुप। ओके, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा विच विल बी अ मेरिट बेस्ड एंड पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग ग्रुप एंड इट विल बी गवर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये सारी चीजें लिखी जरूर हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हाउ मच दीज प्रोमिसेस विल बी पुट इनटू प्रैक्टिस, कितना ज्यादा इन प्रोमिसेस को प्रैक्टिस में पुट किया जाएगा। ठीक है ना। तो ऑथर ने बोला कि AFI ने बोला कि फ्री टू थिंक, the AFI has cited free to think reports of the scholar at risk academic freedom monitoring project। उन्होंने बोला कि जो फ्रीडम टू थिंक है, फ्रीडम टू क्रिटिकली एनालाइज है, वही नहीं है। बेसिकली AFI 8 कंपोनेंट्स को यूज करती है, जैसे फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, freedom of academic exchange and dissemination, institutional autonomy, campus integrity, freedom of academic and cultural expression, constitutional protection of academic freedom, international legal commitment to academic freedom under the international covenant on economic, social and cultural rights and existence of universities। तो इन सारी चीजों को 8 पैरामीटर्स को मिला करके आपका एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है। और इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, इन चारों पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी नहीं है, कैंपस इंटीग्रिटी नहीं है ना, एंड फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, मतलब कि कल्चरल एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है वो भी नहीं है। तो ये ऑथर ने बोला कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री आर सब्जेक्टेड टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जो कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से मतलब स्ट्रिवन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है ना। इवन द टॉप मोस्ट पोस्ट लाइक द वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार, ये सारी पोस्ट जो हो गई हैं ये पॉलिटिसाइज्ड पोस्ट्स हैं ऑथर ने कहा। तो ये चीजें दूर करने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी उसके अंदर प्रोविजंस है जो कि डी ब्यूरोक्रेटाइज द एजुकेशनल सिस्टम। ये टर्म्स याद रखना कि NEP में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि एम करते हैं टुवर्ड्स द डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। मतलब एजुकेशनल सिस्टम का डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना ही चाहिए, है ना। उसके ऊपर कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, कम से कम उसके ऊपर कंडीशंस लगनी चाहिए। तो वो चीज करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो अगर हम उनको प्रैक्टिस में अपनाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी, आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी मैचेस स्किल्स विद 3 फॉरेन फ्लीट्स ऑफ विजाग। तो अब यहाँ पे को पता है कि फेज 1 जो है मालाबार एक्सरसाइजेस, मालाबार 2020 का स्टार्ट हो गया है। मालाबार 2020 इज अ नेवल एक्सरसाइज बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। 4 कंट्रीज हैं। यही 4 कंट्रीज हैं जो कि क्वाड ग्रुप के भी मेंबर्स हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA ये क्वाड ग्रुप के भी मेंबर्स हैं। विशाखापट्टनम इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, यहाँ पे ये एक्सरसाइजेस हुई। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इज जॉइंड द मालाबार एक्सरसाइजेस। 2007 के बाद, क्वाड बनने के बाद ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज जॉइंड मालाबार सिंस 2007 and this is the 24th edition of exercise that began in 1992। मालाबार का जो पहला एडिशन था वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। ये जो है ये 24th एडिशन है, तो 24वां एडिशन है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया गया। इंडिया की तरफ से INS रणविजय, शिवालिक, शक्ति एंड सुकन्या गए थे। ठीक है ना। एंड सबमरीन सिंधुराज जो है वो सबमरीन है, तो ये भी याद रखना। शिप्स में रणविजय, शिवालिक, शक्ति एंड सुकन्या, और सबमरीन में सिंधुराज गया था। ठीक है ना। US की तरफ से USS जॉन मैकेन गया था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMAS बेलारत। ओके, तो HMAS बेलारत जो है आपका वो ऑस्ट्रेलियन है। एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस जो शिप है JS ओनामी, वो आया था जापान की तरफ से। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। एक और नाम आया था मिशन सागर 2। अब मिशन सागर 2 की बात कर लेते हैं। तो नेवी ने मिशन सागर 2 स्टार्ट किया, जिसमें INS ऐरावत जो है वो सूडान पोर्ट में एंटर करेगा कैरिंग 100 टन्स ऑफ फूड, है ना। 100 टन्स ऑफ फूड के साथ सूडान पोर्ट में एंटर करेगा।
इस मिशन के अंतर्गत क्या होता है, इंडिया प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू फ्रेंडली कंट्रीज, जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ये सब चीजें प्रोवाइड करती है पैंडेमिक के टाइम में स्पेशली। मिशन सागर 2 जो है वो फॉलो अप है मिशन सागर के ऊपर। मिशन सागर स्टार्ट हुआ, फिर मिशन सागर 1 था, मिशन सागर 2 था, ठीक है ना। इसमें के अंतर्गत फूड डिलीवर किया जाता है, मेडिसिन डिलीवर की जाती हैं। मिशन सागर 1 में आपका मॉरिशियस, सिशल्स, मेडागास्कर, कॉमोरोस यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मिशन सागर 1 में किया गया था। और अब जैसे सूडान पोर्ट में एंटर किया है मिशन सागर 2 के अंतर्गत, तो ये पोर्ट जिसमें फ्रेंडली नेशंस को आप एड प्रोवाइड करते हो, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। मोर चिल्ड्रन टू गेट फोर्टिफाइड राइस, तो आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उनको फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा, ठीक है ना। फोर्टिफाइड राइस के अंतर्गत उनको मतलब फोर्टिफाइड क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होता है जैसे कि एक वैरायटी में आप एडिशनल ऑफ मिनरल्स, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करना शुरू कर दो, तो फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ दैट राइस कहलाएगी। मतलब इसको कुछ हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, आप इसमें ऐड कर देते हो द इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जैसे इसमें राइस में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये इंक्लूड करके आप उनको खिलाओगे, ठीक है ना। आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ये कंट्री में बेसिकली जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए है ICDS और मिड डे मील स्कीम। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और मिड डे मील स्कीम जो कि 1995 में स्टार्ट हुई थी मिड डे मील स्कीम। उसके तहत जो बच्चों को खाना दिया जाता है, आंगनवाड़ी में जो बच्चों को खाना दिया जाता है और जो स्कूल्स में खाना दिया जाता है, उसके अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज नाउ बीन आस्क्ड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहा गया है कि आप भैया एक प्लान बनाइए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाइए, ताकि जो फोर्टिफाइड राइस है उसकी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। अभी केवल 15,000 टन तक हो रहा है फोर्टिफाइड राइस, उसको बढ़ा करके 1.3 लाख टन करना है, ठीक है ना। 5 स्टेट्स में पायलट की तरह स्टार्ट हो चुका है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ आर द 5 स्टेट जहां पर ये स्टार्ट हुआ है इन द पायलट, जो फोर्टिफाइड राइस का पायलट है उसके रूप में स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको इनकी डिटेल्स भी बता देता हूं, लेट मी टेल यू द डिटेल्स एज वेल। यहां पे देखो लिखा है डाइवेस्टमेंट, मैंने आपको बता दिया था। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स मैंने आपको बता दिया। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है, थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर लो। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स वाली नोट्स में ये एफिलिएटेड विद ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, तो ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड जो ऑथर्स हैं वो इसको निकालते हैं, यानी कि फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटैट FAU, ईयरलैंगन न्यूरनबर्ग, द स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क एंड द VDEM प्रोजेक्ट। तो VDEM प्रोजेक्ट, स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क, ईयरलैंग न्यूरनबर्ग और इसके अलावा फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटैट यानी FAU, ये एफिलिएटेड है टू द ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये निकालते हैं। और इस एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, इंडिया की 0.352 थी। तो ये मैंने आपको बता दिया। मिशन सागर 2 भी बता दिया। मिशन सागर लॉन्च हुआ था फ्रेंडली नेशंस को असिस्ट करने के लिए। सागर 1 मैंने आपको फिर उसके बाद बताया कि ये मॉरिशियस, मालदीव, सिशल्स, मेडागास्कर, कॉमरोज में फूड मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी। अभी एरावत जा रहा है सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड इरिट्रिया में, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी ये वाली कंट्रीज हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज हैं, वहां पे जा रहा है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस का मतलब है फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब आप एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की, तो वो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कहलाता है। विटामिन लाइक विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब करते हैं। फोर्टिफाइंग इन्वॉल्व, देखो यहाँ पे लिखा है फोर्टिफाइंग ऑफ राइस इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस इनटू पाउडर, ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस इनटू पाउडर। तो ब्रोकन राइस को पाउडर फॉर्म में करते हैं, देन मिक्सिंग इट विद न्यूट्रिएंट्स, उसको न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स करते हैं, एंड देन शेपिंग इट इनटू राइस लाइक कर्नल्स। फिर इसको दोबारा राइस लाइक कर्नल्स में शेप कर देते हैं बाय यूजिंग एन एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो ये जो फोर्टिफाइड कर्नल्स हैं, फिर इनको मिक्स किया जाता है नॉर्मल राइस के साथ, ठीक है ना। फिर इनको नॉर्मल राइस के साथ मिक्स किया जाता है 1:100 के रेशियो में, और तब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर कंजम्पशन। तो ये होती है पूरी फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस, ठीक है ना। अब कल एक चीज न्यूज में थी 16 साइक। व्हाट इज देन 16 साइक? तो इट्स एन एस्टेरॉइड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट्स में 16 साइक है। लोकेटेड कहां पर है? इट इज लोकेटेड अराउंड 370 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ इन एन एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो 370 मिलियन किलोमीटर अवे है, एस्ट्रॉइड बेल्ट में लोकेटेड है। When was it discovered? It was discovered in 1853.
1853 में डिस्कवर्ड किया गया था एंड नेम किया गया था आफ्टर द ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल, द साइक। ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल जो है साइक बोलते हैं, उनके नाम के पीछे इनको डिस्कवर किया गया था और नामकरण किया गया था, नेमिंग की गई थी 16 साइक। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में ही है, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ आइस, देखो नहीं, इट इज नॉट मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ आइस, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ आइस। लेकिन साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि साइक जो है इट्स अ डेंसली एंड लार्जली मेटेलिक ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसकी, मतलब आई थिंक $10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स इसकी कॉस्ट है, इसकी प्राइस अनुमान लगाया गया। तो 16 साइक बहुत ज़्यादा महंगा है, मेटलिक उससे बना हुआ है एंड 1853 में डिस्कवर किया गया था। ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल साइक के पीछे इसका नामकरण किया गया है एंड 370 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ इज लोकेटेड, ठीक है ना। अगली जो न्यूज है, यूनेस्को हैज इंक्लूडेड पन्ना इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यूनेस्को ने इंक्लूड किया, कल की भी थोड़ा न्यूज़ें हैं ये, कल की जो आइटम्स उनको भी इंक्लूड कर दिया मैंने, कि यूनेस्को ने इंक्लूड किया है पन्ना को इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड किया है पन्ना को। तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड है। नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड एज द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉरेस्ट एंड मार्शी वेजिटेशन, है ना, एंड कत्था गम रेजिन्स ये यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया एंड होस्ट द पन्ना टाइगर रिजर्व एज वेल ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी यहीं पास में लोकेटेड है एंड इट होल्ड्स द पन्ना टाइगर रिजर्व्स एज वेल। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो 1971 में यूनेस्को ने स्टार्ट किया था टू एस्टैब्लिश अ scientific basis for enhancing the relationship between people and environment. Okay, scientific basis start करने के लिए to enhance the relationship between people and environment। यूनेस्को इसके अंदर क्या करता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाता है। यूनेस्को इसी प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाता है एंड उनको नॉमिनेट करती है पहले नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद यूनेस्को उनको सेलेक्ट करता है ना। अभी 12 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद कर लो, लिख लो इसको। 12 है, नीलगिरी है जो कि पहला था इंक्लूड करने होने वाला मैन एंड बायोस्फीयर में, देन गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नोक्रेक है, पचमढ़ी है, सिमलीपाल है, अचानकमार अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्यमाला है, कंचनजंगा है एंड पन्ना है। कंचनजंगा 2018 में, पन्ना 2020 में, उसके पहले 10वां था अगस्त्यमाला, ग्रेट निकोबार, अचानकमार अमरकंटक, सिमलीपाल, पचमढ़ी, नोक्रेक, नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी। फिर से बोल रहा हूं, याद कर लो, 12 है। नीलगिरी वॉज द फर्स्ट वन टू बी इंक्लूडेड, गल्फ ऑफ मन्नार, देन सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमाला, कंचनजंगा एंड पन्ना। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि ये 12 के 12 कहां पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे, ये मुझे बताइएगा। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। अगली जो न्यूज है वह यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स मानसार लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू। तो मानसार लेक डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एक्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट किया मानसार लेक डेवलपमेंट प्लान फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में सुरिनसार मानसार लेक है, आपको पता होना चाहिए सुरिनसार मानसार लेक है एंड इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जो मानसार लेक रिजुविनेशन प्लान है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है दैट एम्स टू होलिस्टिकली डेवलप द सैक्रेड लेक्स ऑफ मानसार, है ना, सैक्रेड लेक ऑफ मानसार को डेवलप करने का प्लान है। एडिशनल फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मानसार लेक जो है वो जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पे है एंड सुरिनसार मानसार लेक्स एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर कन्वेंशन साइट इन डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन इन 2005। तो रामसर साइट है 2005 में बनाई गई थी। सीआईएसएफ के बारे में न्यूज में था, तो बता दूं सीआईएसएफ इज एक्चुअली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। पहली चीज तो याद रखिएगा कि ये बनी थी 1969 में। बनी कब थी? 1969 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
लेकिन उसको 1983 में सीआईएसएफ को आर्म्ड फोर्स बनाया गया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1983। तो सीआईएसएफ को आर्म्ड फोर्स बनाया गया, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स इन 1983, लेकिन बनी थी ये 1969 में, ठीक है ना। प्रेजेंट फॉर्म में 1983 पे आई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। असम राइफल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। बस यही आपको याद रखना है, बाकी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो सीआईएसएफ है ये पीएसयूज, फर्टिलाइजर यूनिट, एयरपोर्ट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट, करेंसी नोट, प्रेसेस, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, एक बार सारा रिवीजन करा देता हूं। पहले मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। 3 क्वेश्चन में पहले पूछा कि इक्वेटर पे क्यों नहीं फॉर्म होते हैं, तो क्योंकि वहां पे आपका कोरियोलिस 0 होता है। फिर हमने लिटराइट सॉइल के बारे में पूछा, इंटेंस लीचिंग और ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, पुअर होता है। वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट के बारे में बताया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बताया। उसके बाद ये सब चीजें बताई। मैप ऑफ द डे में लीबिया दिखाया, पूरा लीबिया की बॉर्डर्स, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, सारी दिखाई। उसके अलावा मुर्जुक सैंड एरिया, रिबियाना सैंड सी एरिया, उबारी सैंड सी एरिया, ट्रिपली दिखाया, गल्फ ऑफ सर्ट आपको दिखाई, मेडिटेरेनियन, नफूसा प्लेट्यू दिखाया, लिबियन डेजर्ट दिखाया, सिरेनाइका दिखाया, सिरेनाइका एंड सहारा डेजर्ट। फिर खुदाई खिदमतगार के बारे में बताया, रेड शर्ट मूवमेंट, सुर्ख पोश मूवमेंट, या बच्चा खान, बादशाह खान, सरहदी गांधी के बारे में बताया। चेचन के बारे में बताया, ट्यूटोरियल में हमने देखा था। लाइसाइड सेकुलरिज्म का कंसेप्ट बताया, फ्रांस का। डाइवेस्टमेंट बताया पूरा क्या होता है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताया, उसमें इंडिया की रैंकिंग के बारे में बताया। मिशन सागर, सागर 1, सागर 2 बताया। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, मालाबार 2020 बताया। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में बताया, फोर्टिफाइंग किस तरीके से होती है, प्रोसेस बताई, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन से। फिर 16 साइक मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, लोकेटेड है 370 मिलियन किलोमीटर्स में, और ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल साइक के ऊपर ये नामकरण है इनका। यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में इंक्लूड कर लिया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। 12 हो गए हैं, 12 के नाम बताए, 3-4 बार नाम बताए। देन मानसार लेक डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया, और लास्ट मैंने आपको सीआईएसएफ के बारे में बताया कि सीआईएसएफ क्या है, कैसे है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कब बनाया गया, कब उसको इस प्रेजेंट फॉर्म में रखा गया। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।